औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल औरंगजेब को लेकर सीएम योगी का एक और बयान सामने आया है, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि कोई भी सभ्य मुस्लिम समाज का व्यक्ति औरंगजेब के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो एक क्रूर शासक था। ये सियासत तब शुरू हुई थी जब समाजवादी पार्टी के एक विधायक अबू आजमी का बयान सामने आया था। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब एक बेहतर प्रशासक था, उसे क्रूर शासक कहना सही नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हूँ। तमाम लोग मौजूद हैं और सभी समाज के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे करूँगा। नाम बता दीजिए अपना। शराफत अली। शराफत जी, ये बताइए कि औरंगजेब को लेकर जो सियासत स्टार्ट हुई, चूँकि उस पर सीएम योगी का एक और बयान सामने आया है कि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके नाम पर कोई भी मुस्लिम जो सभ्य मुस्लिम समाज का व्यक्ति होगा वो अपने बच्चों का नाम रखना नहीं चाहेगा। चूँकि आप मुस्लिम समाज से हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी ने जो कहा है तो सही कहा है, और इसमें जो है जो अब्बू आजमी बोले हैं उसमें जो है कोई दोष अब्बू आजमी का नहीं है, वो दोष माननीय अखिलेश यादव जी का है। और अखिलेश यादव जी ने ही बुलवाया है उनसे कि ऐसे शब्द साए पटाए के बयान बोलो जिसमें जो है वोटों की राजनीति सिखला। ये भी अखिलेश यादव भी जान चुके हैं कि हमसे मुसलमान भाग चुका है। बाकी ऐसे में अगर दोष अब्बू आजमी को बाद में पहले दिया जाए, समाजवादी पार्टी को पहले दिया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के अब्बू आजमी, और विधायक भी हैं, और वहाँ 2 विधायक हैं, विधायक दल के नेता भी हैं। तो इसका जुम्मे ज़्यादा दोष ज़्यादा रखे अब्बू आजमी का नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा दोष समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी के मुखिया का है। पहले मुखिया से भी पूछा जाए कि आपका नेता और सदस्य क्यों इस तरीके के बयान दे रहा है, जिसकी व्याख्या होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास केवल एक ही काम बचा है, लाशों पर राजनीति करना और मुसलमानों को उर्दू पढ़ा के गंवार बनाना, और हिस्सेदारी नहीं देंगे। न मुख्यमंत्री बनाएंगे मुसलमान को, न मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। और अखिलेश यादव जी कोई तब के लहू से नहीं निकल के आए हैं, वो केवल जो है विरासत पाई है। एक सवाल आपसे ये भी है, तो ये माना जाए कि जो बीजेपी बोलती है कि औरंगजेब क्रूर शासक था, उसने हिंदू मंदिरों को जलाया, तोड़ा, हिंदुओं पर अत्याचार किया, तो आप बीजेपी की बातों से सहमत हैं? देखिए, हमारा मतलब ये कहने का है, हिंदू जो है अपने धर्म का सम्मान, ये कर्तव्य कहता है मुसलमान हिंदू के धर्म का सम्मान करे, और हिंदू का धर्म है मुसलमान के धर्म का सम्मान करे। किसी के धर्म में और किसी की मोहब्बत में और किसी की आस्था में ठेस ना पहुँचे, हमारा यही कहने का मतलब है। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर सियासत शुरू हुई, चूँकि ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही? हालांकि अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ था। देखिए, और औरंगजेब को लेकर जो इतिहास है, चूँकि इतिहास में भी पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को तोड़ा था, और उसी चीज़ को बीजेपी आगे बढ़ाती है, और उसी चीज़ को लेकर सीएम योगी का भी बयान सामने आया। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान जो है, अब हम समझते हैं कि अगर औरंगजेब पर ये आरोप था कि उसने मंदिर और मस्जिद, एक केवल मंदिर नहीं तोड़वाया था, मस्जिद भी उसने तोड़वाई थी, तो मस्जिद और मंदिर का उसने तोड़वाया, तो आज हम आने वाला कल में अगर उसका निगेटिव पार्ट का हिस्ट्री का अवलोकन करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मंदिर तोड़ने वाला शासक था, यानी मंदिर के माध्यम से एक समुदाय पर, एक धर्म पर हमला करने वाला शासक था। लेकिन साहब, वो तो मुसलमान था। हमारा जो शासक है, आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी संत है, और उनकी आभा से प्रकाशमय ये पूरा उत्तर प्रदेश का भूगोल जगमगा रहा है। तो सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि अगर औरंगजेब ने जितना मंदिर तोड़वाया उतना मंदिर बनवाया भी, लेकिन यहाँ तो हिंदू शासकों ने हजारों मंदिरों को वाराणसी और राम जन्मभूमि अयोध्या में तोड़वाया। अब इनकी संज्ञा कौन? वो तो क्रूर था, इसलिए कि मंदिर तोड़वाया, उसने मस्जिद तोड़वाया। अरे आपने मस्जिद तोड़वाया, आपने मंदिर तोड़वाया, तो आपको क्या आने वाला कल में इतिहास आपको किस तरह नोटिस में लेगा, और आने वाली पीढ़ियां, आने वाली भारत की नस्ल, आपको क्या पढ़ाया जाएगा? औरंगजेब क्रूर था, तो अगर मान लीजिए कि कोई उसने अपने कालखंड में, अपने जीवन के कालखंड में उसने अपराध किया, गलत किया, मैं भी मानता हूं,
तो आपको तो हिस्ट्री से उसका नसीहत लेकर के आपको तो सद्भाव से प्रेरित, प्यार और मोहब्बत से प्रेरित आपको ऐसे समाज का पथ प्रदर्शन करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां औरंगजेब के बगल में खड़ा करके फिर आपका हिस्ट्री का अनुकरण न करे। आपका तो नेक हिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया। तो कहने का मेरा मतलब ये कि बाबा हैं, राजा हैं, अब राजा के खिलाफ बोलेगा कौन? भाई सबको तो ठीक करने लगते हैं, सबको जो है मिटाने लगते हैं, सबका नस्ल खत्म करने लगते हैं। तो बाबा भाई शासक है, राजा के सामने किसकी औकात है बोलने का? तो मैं उनके भावना का समादर करता हूं। अब बाबा से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, एज ए मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे, यही धर्म है, यही सनातन है, यही सद्भाव है, यही एकता है। नाटक बंद करिए, हकीकत के दहलीज पर आकर के बोलिए, ताकि समाज में सद्भाव बना रहे, समाज की एकता बना रहे, समाज की अखंडता बना रहे और संविधान की मर्यादा कायम रहे। ठीक है, मैं आपसे सवाल चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो इनका ये कहना है कि औरंगजेब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान और इस समाज को बांटने में लगी हुई। आपने तो देखा है समाज को बांटने में कौन लगा है, क्योंकि ये इनका दोष नहीं है। इन लोग के आत्मा में औरंगजेब प्रवेश कर चुका है, तो गलती इन लोग की नहीं है। और रही बात मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उनसे यही कहूँगा कि पहले जो बदजुबानी चल रही है अपने नेताओं पे रोक लगाएं। वैसे भी आप 2017 से बाहर हो चुके हैं, आने वाला दिन ऐसा ना हो कि आपके नेस्तनाबूत हो जाए। तो किसी भी धर्म, किसी मजहब पे टिप्पणी करने से बचे। औरंगजेब अच्छा कुशल शासक नहीं था जो अपने भाई को ही भाई का ना रहा, जो अपने बाप को ना रहा। ये कभी उत्तर प्रदेश में एक पार्टी अपने बाप की नहीं रही, अपने बाप से सत्ता हथियाली। ये लोग किसी देशवासियों के लिए हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो क्रूर था, क्रूर शासक था, क्रूर ही रहेगा। आने वाली पीढ़ियां बताएंगी वो शासक क्रूर था। रही बात समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर उसकी आत्मा प्रवेश हो चुकी है। मुखिया की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। नहीं, हम तुलना नहीं कर रहे हैं। कहा ना कि जो औरंगजेब ने किया वो समाजवादी पार्टी नहीं, मैं एक पार्टी के नाम लिया, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया। मैं एक पार्टी जो अपने पिता से सत्ता छीन ली। तो औरंगजेब अच्छा कुशल शासक नहीं हो सकता इनके नज़र में है, क्योंकि इनके अंदर उसकी आत्मा प्रवेश कर चुकी है। ये उसको अच्छा कुशल शासक बना रहे हैं। जो अपने भाई का ना रहा वो अच्छा कुशल शासक हो सकता है क्या? कोई भी पार्टी इसके जवाब दे, कोई भी पार्टी के पास जवाब नहीं होगा। जो पार्टी आज उसके सपोर्ट में खड़ी हो रही है उसके बाद ये जवाब नहीं होगा कि मेरे भाई की हत्या करने वाला क्या वो अच्छा कुशल परिवार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो रही बात किसी के धर्म के साथ, किसी की मजहब के साथ खिलवाड़ करना गलत बात है। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी बयान दिया वो बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, देखिए ये तो सच है कि किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना उचित कहीं से भी नहीं है, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो औरंगजेब को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि औरंगजेब ने कहीं ना कहीं हिंदुओं पर अत्याचार किया, उसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, और उसी चीज़ को लेकर अब सियासत हो रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इतिहासकारों ने जो लिखा है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, कई लोगों ने लिखा है। उस साक्ष्य को अगर सामने रख के देखा जाए जो है, तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ का आकलन कर पाएंगे कि वो किस तरीके के शासक थे। और जो भी व्यक्ति जो है वो हमारी भारतीय आस्था पर जो है चोट करता है, कि चाहे वो किसी की भी आस्था हो, वो उस पर चोट करता है, वो हम सब भारतीयों के लिए आदर्श तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और जो पार्टियां जो है इस चीज़ का संरक्षण करती हैं, निश्चित रूप से ही वो भारत के लोगों की आस्था पर एक तरीके का चोट ही है। और मैं तो कहूँगा कि हर पार्टी में जो है एक फिल्टर और एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए, कि जो भी नेता या जो भी लोग इसमें आए जो है उनके कहने और करने पर कुछ एक लक्ष्मण रेखा जरूर तय होनी चाहिए जो है। इन्होंने कहा कि औरंगजेब को कहीं से भी अच्छा प्रशासक नहीं माना जा सकता, तो फिर अबू आजमी को क्यों लगता है कि वो एक कुशल प्रशासक था, अच्छे तरीके से उसने अपना राजकाज किया? औरंगजेब राजतंत्र में आए थे, राजतंत्र चला रहे थे। औरंगजेब अभी संविधान का राज चल रहा है, लोकतंत्र का राज चल रहा है। आप ये बताइए कि औरंगजेब पे बहस क्यों हो रही है? और अगर अबू हाशिम बोले हैं तो उन्होंने क्षमा भी मांग लिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर कम वक्त बोल रहे हैं। इस पे क्या मोदी जी की आत्मा बस रही है? मोदी जी क्या ये बुलवा रहे हैं? इस पे भी गौर करिए ना। मोदी जी क्या कहते हैं कि आप जो है सदन के अंदर जो है कम वक्त बोलिए। तो ये सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत है। कोई भी हो,
कोई भी अगर गलत बोल रहा तो वो दोषी है, उसको दंडित करना चाहिए। संविधान किस लिए बना है और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कौन बोल रहा है। जैसे रमेश बिधूड़ी बोले और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर बोले, कोई रैली में नहीं बोल रहे हैं, सदन के अंदर बोल रहे हैं, तो सदन के अंदर माफी भी मांगना चाहिए। अगर हमारे जबान से कोई गलत शब्द निकल गया तो हमें माफी जनता से मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से, भारत की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए। लेकिन कोई क्षमा मांगने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। वो तो अबू हाशिम जी क्षमा भी मांग लिए हैं, लेकिन यहाँ तो ये है कि प्रोपगंडा बना रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार से ध्यान हटाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए बस अबू हाशिम औरंगजेब, अबू हाशिम औरंगजेब, ये प्रश्न नहीं उठता। बात गई औरंगजेब 500 साल पहले यहाँ शासक थे या राजतंत्र में शासन की। आज तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और संविधान से देश चल रहा है। आज तुमने बोलिए, अब उसकी तुलना आज से कर रहे हैं। आज लोकतंत्र है, कानून बना, संविधान बना, उसके तहत बोलिए, भाषा शैली सही करिए। आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, संत को शांत होना चाहिए। अगर कोई गलत बोल भी दिया तब भी संत को शांत जवाब देना चाहिए। चाहे जो है वही सर्वमान्य है। भारत की संस्कृति रही है कि कोई अगर उस तरह की जज्बात में बोल गया तो भारत की संस्कृति रही कि उसको शांति से जवाब देते थे लोग। एक सवाल ये है कि जैसा कि इन्होंने भी कहा कि चूंकि वो इतिहास की बात हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारा जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है। तो अगर औरंगजेब को लेकर चर्चा शुरू हुई है और उस पर अगर सियासत हो रही है, तो आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, चाहे हम पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती हैं? देखिए, जो आपने कहा ना, ये बददस्तूर जारी है ये चर्चा औरंगजेब की, तो सत्ता पक्ष ही तो कर रहा, उसने तो एक बार ही बयान दिया। शुरुआत तो समाजवादी पार्टी ने, मगर बददस्तूर जारी कौन रखे हुए? बीजेपी को अगर सत्ता पक्ष में भी मुख्यमंत्री रखे हुए। आज भी एनटीबी एनबीटी में है, अकबर हो या औरंगजेब, मानसिकता एक। तो योगी और गोडसे की भी तो मानसिकता एक है, मारो ठोको, बुलडोजर और इनकाउंटर कर दो, तो उनकी भी तो मानसिकता एक है। अगर औरंगजेब और उसकी अकबर की एक मानसिकता है तो गोडसे और योगी की भी एक ही मानसिकता है। ये समझना पड़ेगा देश को। जी हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये हम आपको बता रहे हैं, जो गोडसे की बात कर रहे हैं तो देन गांधी जी की ही आज है जो देश का बंटवारा हुआ है। अगर गांधी जी ने और नेहरू जी ने कर्म न किया होता तो आज हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता। और गोडसे जी ने जो 47 में 50 में काम किया था, वही उनका 1900 2040 में ही करना चाहिए था। इनको ये नहीं मालूम है कि क्या बोलना चाहिए, जनता को क्या चाहिए। जनता खाली जो है खाली चुनाव में झुंझुना दे देते हैं और उसके बाद जब जीत जाते हैं तो अपने वादे पे खरे नहीं उतरते हैं। विकास नहीं हो रहा है। 27 में बाबा की फिर सरकार यहाँ बनेगी, यूपी में 27 में बाबा की सरकार बनेगी। देखिए, औरंगजेब को लेकर जो राजनीति शुरू हुई है, दरअसल ये राजनीति तब शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब एक बेहतर प्रशासक था। उसके बाद सीएम योगी ने सदन में बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि औरंगजेब को एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। हालांकि उसके बाद भी अब जो सियासत है औरंगजेब को लेकर वो थमती नजर नहीं आ रही है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे पूरे देश में छिड़े औरंगजेब महासंग्राम पर। औरंगजेब हेट का प्रतीक है या फिर ग्रेट का? महाराष्ट्र से विवाद की शुरुआत हुई तो वहीं बिहार में सियासी बयानों की जंग की शुरुआत हो चुकी है। सत्ताधारी जेडीयू के अंदर दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी औरंगजेब को ग्रेट बताने में लगे हैं, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी के ऐसे नेता जिन्हें साल के अंत में चुनाव लड़ना है, वह औरंगजेब को नफरत का प्रतीक भी बता रहे हैं। फिलहाल इस पर अब हर जगह चर्चा हो रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ इतिहास के जानकार लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी ने औरंगजेब को लेकर कसीदे क्या पढ़ी कि उनके जीवन में भूचाल आ गया है। विधानसभा से निलंबन के बाद किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के कुछ नेता औरंगजेब को आक्रांत मानने को तैयार नहीं है, और क्या वह जानबूझकर आक्रमणकारी अत्याचारी मुगल शासकों और देश के आम मुस्लिम लोगों में अंतर करना नहीं चाहते? क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि आज आज़ादी के लगभग 70-72 साल हो गए
और औरंगजेब को इस दुनिया से गए लगभग 300-350 साल हो गए। 1707 में वो इस दुनिया से चले गए थे और लगभग 1650 में वो आए होंगे। 90 साल कम से उनकी उम्र रही है, वो सबसे ज़्यादा जिंदा रहे। और ये दुर्भाग्य है कि 350 साल बाद आज हम औरंगजेब पे चर्चा कर रहे हैं। हमको चर्चा करनी चाहिए रोज़गार पर, वर्तमान सरकार पर, लोगों की शिक्षा और दीक्षा पर, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर अबू आज़मी साहब ने जो कहा है तो ये उनके अपने विचार हैं, और अगर इस देश में आदमी अपने विचार नहीं रख सकता, अपनी विधानसभा से निलंबित कर दिया जाएगा एमएलए होकर के, तो आम आदमी अपने विचार कैसे रख सकता? उनको गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसा उन्होंने क्या कह दिया कि जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार करना पड़ा? कोई क्राइम तो नहीं किया ना उन्होंने। मान लीजिए हम अपने विचार हैं, जरूरी नहीं है कि हम आपके विचार से सहमत हों, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज पूरे देश में, खास करके मीडिया जगत में भी आप कह सकते हैं कि औरंगजेब को लेकर के एक डिस्कस शुरू हो गई है। क्यों? मैंने कहा 350 साल क्यों डिस्कस की क्या जरूरत है औरंगजेब पर? औरंगजेब एक शासक था, क्रूर था, ग्रेट था, हेट था, वो ऑन दैट टाइम था। आज एक पिक्चर आ गई छावा नाम की, और वो पिक्चर का इतना असर हो गया कि पूरा देश उस पर चर्चा करने लगा। ये कहां से, मतलब देश किधर जा रहा है? लोग किधर ले जाना चाहते हैं? आप पुरानी बातों पे, ये सरकार जो है वर्तमान, ये पुरानी बातों पे ही चर्चा करना चाहिए। 300 साल पुरानी बातें उसको याद है, नेहरू जी की बातें याद है, आपको भी तो 12-14 साल हो गया है। कुछ अपना भी तो बताइए। अपना बताने कुछ है नहीं। बीजेपी उन्हीं मुद्दों को हवा देती है, उन्हीं मुद्दों पर डिबेट कराती है जिन मुद्दों से उसको डिवाइडेशन होता है, जिस मुद्दों से उसको फायदा होता है। ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दे उठाए गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, और भी लोग समझे। सर आप बताइए, औरंगजेब विवाद पर बाबा का वार, कौन मानसिक विकृति का शिकार? क्या कहें? 2000 पूर्व जो है उज्बेकिस्तान के रहने वाले बाबर जो हैं, 2000 पूर्व जो है, ये जब सोवियत संघ का गठन हो रहा था तो उस समय उज्बेकिस्तान स्थान पे जन्म लिए बाबर जो हैं, वहाँ पे वहीं के जन्म स्थान उनका रहा है। और ये भारत में और अन्य जगह जो है पूरे एशिया में उन्होंने घूमा था कि मैं इधर भी मैं शासन करूंगा, लेकिन अन्य जगह तो नहीं मिला जगह। लेकिन भारत जैसे ये देश सहिष्णुता वाला देश है। बात समझिए, यहाँ पे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऐसे लोग होते हैं जो चींटी को भी बचाते हैं कि हमारे पैर के तले वो ना पड़े। ऐसे लोग हैं बाबर। ऐसे देश में हमारे सोच के लोग सनातन धर्मियों के स्थान पे आया, उनको सम्मान मिला सुनने में। और इतिहास भी कहता है कि बाबर ने कुछ अच्छे काम भी किए, उनकी तारीफ भी होती है। लेकिन यह देश बाबर का नहीं है, यह देश राम और कृष्ण और सीता और राधा की देश है। यह देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बाबर जो है वो हमारा कहीं आइडियल नहीं है, ना हमारा कोई पीर और पैगंबर है। आप बाबर की तुलना राम से, भगवान राम से, भगवान कृष्ण से करके आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। बाबर एक आक्रामक था, बाबर एक राजा था। बाबर की तुलना अगर आपको करना है तो शिवाजी से करिए, आप संभाजी से करिए, उस वक्त के महाराज जो थे राणा प्रताप से करिए। आप भगवान से उनकी तुलना करेंगे? ये धरती तो वाकई ऋषियों मुनियों की धरती है। लेकिन ठीक है, और भी लोग हैं समझते हैं। एक मिनट सर से भी इनका जवाब ले लेते। सर आप बताइए, औरंगजेब के नाम से मुस्लिम भी दूर, वो था एक मुगल शासक क्रूर, क्या कहें? जी देखिए, औरंगजेब को बहुत ही क्रूर माना गया है। हिंदुस्तान में जितने आक्रांता है उसमें सबसे क्रूर औरंगजेब को मारा गया। सबसे ज़्यादा मंदिरों को लूटा, उस आरोप है। सबसे ज़्यादा इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए लोगों को मारा। लेकिन आज के तारीख में मैं कहता हूं कि इतनी पुरानी बात हम कर ही क्यों रहे हैं? हमें क्या आगे बढ़ना है या पीछे जाना है? अबू आसिम आजमी की जो बयान आई थी उसकी वजह से आज ये चर्चा। अबू आजमी को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, और उन्हें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या हम 350-400 साल पहले जाके उस चीज़ों को बदल सकते हैं क्या? कि आगे वाली पीढ़ी के लिए हमको काम करना चाहिए। ऐसे आक्रांता का जिसपे मुस्लिम भी इत्तेफाक नहीं रखते, वो कभी भी इससे अपने आप को जोड़ेंगे नहीं। आज का मुस्लिम और आज का हिंदू, 1947 में ये देश आजाद हुआ है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, या कोई शासक नहीं है, ये सेकुलर कंट्री है। ये जब 1947 में आजाद हुआ तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का खून लगा है, इस्तेमाल हुआ है इसकी आज़ादी में, और ये हर किसी का देश है। जब औरंगजेब थे वो आक्रांता थे, वो सम्राट थे, कुछ भी कर सकते थे, लोगों को मारते थे। लेकिन आज ये उस तरह की कंट्री नहीं है। आज ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और किसी को भी अपनी बात रखने का हक है। लेकिन इस तरह की बातें आप ना करें, समाज को बांटने का काम ना करें, समाज में एक दुष्प्रचार ना करें, समाज में एक सिविल वॉर की स्थिति ना पैदा करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये अबू आजमी हर किसी को समझने की जरूरत है। ठीक है सर, आप बताइए, सनातन के दुश्मन से प्रेम, विपक्ष का कैसा सियासी गेम, क्या कहेंगे? साफ साफ बात है ना
कि विपक्ष जो है अभी समझ नहीं पा रहा है। हम बार बार कहते हैं कि विपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज का भारत जो है कैसे बन रहा है। यह सनातनियों का देश है भाई साहब। यह अरब की जो संस्कृति है भारत में अब नहीं चलेगा। साफ शब्दों में यह बात कहा जा रहा है और भारत के लोग भी समझ रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय भागवत जी जो भारत का जो निर्माण कर रहे हैं वो सनातन धर्म के अनुसार, यह देश मैं कह रहा हूं ना, यह रामकृष्ण का है। वह धर्म की स्थापना हो रही है, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यह भारत बाबर का नहीं है, बाबर आइडियल नहीं चलेगा, यहाँ पे रामकृष्ण का आइडियल चलेगा और देश जो है इसलिए ये सुरक्षित रहेगा। ये तमाम धर्मों में बटा, अब ये सेकुलर भी रहने वाला नहीं है। मेरे समझ मुझे जो आभास हो रहा है, यह देश सेकुलर नहीं रहेगा, यह हिंदू राष्ट्र होने वाला है। इसी तरह के लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले ना, इनको भी अबू आजमी की कैटेगरी में डाल दीजिए। इसी तरह के लोग, देश है और सेकुलर रहेगा। इस देश की डेमोक्रेसी को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये देश यहाँ के संविधान से चला और संविधान के हिसाब से चलेगा। और जहां तक मोदी की बात करते हैं और आरएसएस के नेता की बात, ये लोग सिर्फ देश को पिछले 12 साल से बर्बाद कर रहे हैं। देश की युवा को बर्बाद कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, देश की मिलिट्री को बर्बाद कर रहे हैं, देश की जीडीपी को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेरोजगारी की ढार में डाल दिए। आज आप कुछ दिन पहले आपके शेयर मार्केट बुरी तरह से गिर चुकी है। क्या कर रहे हैं लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट आजमी की तरह नहीं, आजमी की तरह सुनिए भाई साहब, भाई सुन लीजिए, शेयर मार्केट सुनिए भाई साहब, सुनिए। हाँ देख रहे हैं सारी चीज देखिए। एक भी भारत का हिंदू जो है आजमी के सोच का नहीं है। हम सब सनातनी हैं। हमने आपसे कहा ना, मेरा सोच मोदी से भी नहीं मिलता है। मोदी इस देश को बर्बाद कर रहा है। नहीं, खत्म हो चुकी मोदी इस देश को बना रहे हैं, अमित शाह जी इस देश को बना रहे हैं। मोदी आप देखिए 2014 में बोले थे किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज किसान आत्महत्या करने के लिए परेशान हो चुका है। किसानों की स्थिति गत से गत बदतर हो चुकी है। क्या कर रहे हैं? जीडीपी आपकी गिर चुकी है, आपके देश में बेरोजगारी बढ़ चुका है। अभी एक हफ्ते पहले आपका शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ है। भाई साहब सुनिए, 10 वर्ष पूर्व का जब माननीय मोदी जी का 14 में सरकार नहीं आई थी, उस समय किसानों की जो है मृत्यु दर देख लीजिए और आज का देखिए, बहुत अंतर हुआ है। इस समय किसान खुशहाल हैं, ऐसा नहीं है कि दुखी हैं। उन्हें सरकार मदद भी दे रही है। कह रहे कि किसान, हाँ ठीक है, हम भी किसान के घर जाते हैं। क्या खेती करते हैं आप बताइए ना। इस टाइम ये किस चीज की खेती हो रही है यही बता दीजिए बस। आप कौन सा फसल? आज के समय में किसानी नहीं, पूरे देश के लोग किसान है तो बताइए ना। सुनिए, भारत से प्रेम करने वाले सारे लोग सुखी हैं और मोदी जी की सरकार से उनकी तारीफ करते हैं। और मत देखिए, आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और यही देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देश अब आपके बहकावे में नहीं आने वाला है। भाई साहब, विपक्ष के झांसे में भारत के वोटर और भारतीय जनता अब नहीं आने वाली है। आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह चुनाव जीत रही है। इससे आभास आप लोगों को नहीं हो रहा है कि देश बन रहा है। हम सब कट्टर नहीं है किसी, हम ना हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई ना सिख, हम किसी के विरोधी नहीं है। हम सब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन एक मत से चलना होगा, सनातनियों के व्यवहार और विचार से चलना होगा, तभी यह देश जो है बनेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि कोई दुखी रहेगा। क्या कहते हैं, औरंगजेब की हो रही है और बात कहां से कहां पहुंच जा रही है। बात औरंगजेब के टॉपिक पर अगर हम हैं तो औरंगजेब के टॉपिक पे ही रहे। आपने शुरुआत की थी ग्रेट था या हेट था। मैंने उस वक्त कहा कि वो उस वक्त की बात रही होगी, आज हम नहीं तय कर सकते हैं। लेकिन इतिहास में जो हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में पढ़ा है, लोग कहते हैं कि वो अपने बाप को मार करके राजा बन गया। तो हो सकता है राजतंत्र की परंपरा ही रही हो। हम लोग की उम्र तो नहीं है राजा देखने की, लेकिन यहीं पर एक उदाहरण है। आप औरंगजेब के कई और अच्छे उदाहरण भी हैं। औरंगजेब ने एक ब्राह्मण की लड़की की इज्जत बचाई थी बनारस में, जब उन्हीं का सेनापति उसकी इज्जत जबरदस्ती लूटना चाहता था। हवस का शिकारी था वो, और उसको हाथियों में बांध के 2 दिशाओं में खींच करके चीर फाड़ करके फेंक दिया था। उसी चबूतरे पे ब्राह्मण साहब के एक चबूतरा था और उस पे औरंगजेब ने उस वक्त नमाज पढ़ी थी और ब्राह्मणों ने मिल करके उस चबूतरे पे मस्जिद का निर्माण कराया था, जो धनेड़ मस्जिद के नाम से प्रचलित हुआ था। ये भी तो औरंगजेब का काम है। हर आदमी का कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव होता है। तो अगर वो क्रूर थे तो आप मुझे ये बताइए, वर्तमान सरकार में अमेरिका से बांध कर बेड़ियों में आ रहे हैं लोग, वो राजा कौन है? वो क्रूर है कि सभ्य है? वो भी तो बताइए। देखिए सुनिए, जब भारत का बंटवारा पाकिस्तान के साथ हुआ था तो भारत में कम से कम 3-4% मुस्लिम समाज के लोग थे। संपूर्ण हिंदू समाज अगर मुस्लिम वर्ग का समर्थन नहीं करता, नहीं करता, तो आज 14-15% है। आज ये नहीं होते। ये साफ दिख रहा है कि आपसी कोई मतभेद नहीं है, केवल राजनीति कारण और विपक्ष राजनीति नहीं समझ पा रही है। ये देश जो है कैसे बनेगा। अगर सरकार बढ़िया कर रही है तो आप सहयोग क्यों नहीं करते हैं भाई? उसकी भाषा में क्यों नहीं बोल रहे हैं? देश को आगे लेके चलना है ना, पीछे थोड़ी करना है। जी
देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन इस समय जो अबू आजमी के बयान पर सियासत हो रही है वो फिलहाल अभी कुछ दिनों तक थमने का नाम नहीं लेगी, ऐसा फिलहाल प्रतीत हो रहा है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।